सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सत्ता की वर्कशॉप में 2 चर्चित चेहरों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। एक नाम है फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर घृणित टिप्पणी की है। इस पर शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं और देश भर से तीव्र प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दूसरा नाम है फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, जो उर्वशी मंदिर वाले बयान को लेकर विवादों में है। इनकी भी सत्ता की वर्कशॉप में वैचारिक धुलाई की जाएगी। सत्ता में मुर्शिदाबाद हिंसा की भी बात होगी। आज बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे, पीड़ितों का दर्द जाना, उन्हें इंसाफ का आश्वासन दिया। उधर एनसीडब्ल्यू की टीम ने भी पीड़ित महिलाओं से बात की। राणा सांगा विवाद के बीच आज अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। उन्होंने सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर आगरा में तलवार वाला प्रदर्शन किया गया था। इस पर कैसे सियासी कलेश शुरू हो चुका है, आपको बताएंगे। खबर महाराष्ट्र से भी है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा हर जगह हो रही है। राज ठाकरे ने कहा है कि मराठी मानुष के हित के लिए वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलने को तैयार है। वहीं उद्धव ने भी ये कहा है कि वो सभी सियासी विवादों को भूलने के लिए तैयार है। खबर पंजाब से है, जहां पुलिस ने आईएसआई वाली बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टेरर मॉड्यूल संचालित हो रहा था। आतंकियों के पास से 2 ग्रेनेड, डेटोनेटर, 2 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। दर्दनाक खबर कनाडा से आई है, जहां 2 गैंग की मुठभेड़ के दौरान भारतीय छात्रा की मौत हो गई। हैमिल्टन में भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की गोली लगने से मौत हो गई। हैमिल्टन पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक अपडेट भी दे दें। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं। 22-23 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने न्योता दिया था। सत्ता की वर्कशॉप में हमारे आज के पहले मेहमान एक्टर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, गुलाल और मुक्केबाज जैसी हिट फिल्में दी हैं इन्होंने। उनकी फिल्मों में गालियों को काफी रोमांटिसाइज किया जाता है। कई बार तो गालियों और फिल्मों के डायलॉग में अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्कशॉप में उनके आने की बड़ी वजह उनके द्वारा कहे गए अपशब्द ही है। लेकिन ये अपशब्द फिल्मी सीन में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर कहे गए। वर्कशॉप में इन्हें लाने की तात्कालिक जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी एक फिल्म है फूले। उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल रही है और इससे वो इतने नाराज और गुस्से में हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि सोशल मीडिया हैंडल को भी फिल्म सीन समझकर अपशब्द लिख दिए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्द का प्रयोग किया और इसकी शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट से। दरअसल अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC को लेकर पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट पर किए गए एक कमेंट के जवाब में उन्होंने ब्राह्मणों पर मूत्र वाली टिप्पणी की। ये लिखने के लिए उन्होंने जिस शब्द का चयन किया उसे समाज में घृणित श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए हम यहाँ वो ना लिखेंगे और ना ही आपको दिखाएंगे। उनके इस कमेंट में घृणा, वैचारिक कुंठा, हीन भावना और ब्राह्मणों के खिलाफ वैचारिक दरिद्रता दिख रही है। इसीलिए आज हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आए हैं। वैसे तो वर्कशॉप में हम सामान्यतः 4 तरह के टूल्स रखते हैं। ये है पेचकस, प्लास, हथौड़ा और पाना। लेकिन अनुराग कश्यप के लिए हम सिर्फ हथौड़े और पेचकस का ही इस्तेमाल करेंगे। हथौड़े के जरिए ब्राह्मणों के प्रति उनकी जहरीली मानसिकता पर चोट करेंगे और पेचकस के जरिए उनके विचारों और सार्वजनिक अभिव्यक्ति में आ रही कड़वाहट को टाइट करेंगे। इन दोनों के बाद थोड़ी ग्रीजिंग भी करनी होगी ताकि आगे से उनके विचारों में जल्दी जंग ना लगे। ब्राह्मणों के लिए अनुराग कश्यप ने जो लिखा वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन अब उन्होंने माफी मांग ली है। हालांकि माफी इसलिए नहीं मांगी है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को अपशब्द कहे, बल्कि इसलिए मांगी है क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने उनके परिवार को धमकी दी। अपने जवाब में उन्होंने ये लिखा कि मेरी माफी है, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं जो मैंने किया, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयान मेरी बेटी, परिवार, दोस्त और मेरे साथियों को मिल रही रेप और जान से मारने की धमकियों से बड़ा नहीं है। अनुराग ने कहा कि कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना ही लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो। आगे उन्होंने ब्राह्मणों के लिए और जहर उगला और लिखा कि मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफी ही चाहिए
तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। इतने संस्कार तो शास्त्रों में भी हैं, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो ये तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों के पीछे छिपने वाला और आलसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। साथ ही एक ऐसी गाली भी दी जिसे सार्वजनिक तौर पर बताया भी नहीं जा सकता, यानी बातों का स्तर गिरता ही चला गया। अपने माफीनामे में भी अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो उनकी कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन है। इसीलिए वैचारिक हथौड़े के जरिए ब्राह्मणों के प्रति उनकी जहरीली मानसिकता पर चोट भी बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए साधु संतों से लेकर आम लोगों में अनुराग कश्यप के प्रति काफी नाराजगी है, जिसके कारण उनके खिलाफ मुंबई से लेकर इंदौर तक शिकायत दर्ज हो गई है। ब्राह्मण मात्र ही फिल्म का बहिष्कार कर देंगे तो भी इनका पैसा डूब जाएगा। और इनको तो जहां मिले पब्लिक को चाहिए जूतों से इनको मारा जाए। ऐसी भाषा का जो भी प्रयोग करते हैं, जातिवाद को फैला रहे हैं लोग, नफरत पैदा कर रहे हैं। वैसी व्यक्ति को तो क्षमा ही नहीं करना चाहिए, इसका तिरस्कार और बहिष्कार दोनों करना चाहिए। कि जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसका विनाश होता है, तो उसके नाश का समय आ गया है और भगवान इसका दंड से अवश्य देंगे। एक भारतीय के नाते मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। मुझे लगता है कि इनकी टिप्पणी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोही है। जो ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ सबको एक होना चाहिए। उसको अवलोकन पे लिया गया है, थाना प्रभारी को भी उसके सारे तथ्यों की जांच के लिए बोला गया है। जो भी उस पर तथ्य होंगे और जो उसका जुरिडिक्शन होगा उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अनुराग कश्यप एक विवादित फिल्म मेकर है और हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं। मुंबई पुलिस उनके ट्वीट्स की जांच करेगी और जो भी उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, मुंबई पुलिस जरूर इसके अंदर देखेगी। अनुराग कश्यप की फिल्म फूले पर भारत के सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। किसी ब्राह्मण ने एजेंडा चलाकर कैंची नहीं चलाई, लेकिन उनका गुस्सा ब्राह्मणों पर है। मतलब साफ है कि उनके विचारों में पूर्वाग्रह का जंग लग चुका है, जिसे ठीक करने के लिए ग्रीजिंग जरूरी है। वैसे सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा में कुछ पोस्ट करना या आ बैल मुझे मार वाले मुहावरे की तर्ज पर नए नए विवादों के बैल को आमंत्रित करना उनकी आदत है। आज के वर्कशॉप से अनुराग कश्यप के विचारों की रिपेयरिंग वाले मरम्मत के 2 मैसेज निकलकर सामने आए हैं। पहला मैसेज, अपनी फिल्म फूले में भले ही अनुराग कश्यप सामाजिक समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी सार्वजनिक भाषा ऐसी है जो खुद ही उनके लिए समस्या बन गई है। सच ये है कि विमर्श को अपशब्दों से नहीं जीता जा सकता। दूसरा मैसेज ये है कि पिछले कुछ वर्ष में देश में ब्राह्मणों को अपशब्द कहने का चलन शुरू हो गया है और अनुराग कश्यप भी इसी के शिकार दिख रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को जवाब देने के बदले वो पूरी जाति को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भी वो सिलेक्टिव हैं। हमें लगता है कि किसी भी जाति या समुदाय पर अपशब्दों के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एक्ट्रेस हैं उर्वशी रौतेला, वो बड़बोलेपन का शिकार हो गई हैं। उन्होंने मंदिर को लेकर ऐसा कुछ कहा है जिससे विवाद हो गया और उनकी रिकॉल वैल्यू रिचार्ज हो रही है। सबसे पहले आपको उर्वशी रौतेला का परिचय दे देते हैं, क्योंकि संभव है कि हमारे कई न्यूज मित्र उन्हें ठीक से ना पहचान पाएं। वैसे तो उर्वशी रौतेला खुद को एक बहुत बड़ी एक्टर कहती हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 19 फिल्मों में काम किया है, जिसमें 8 फिल्मों में वो गेस्ट अपीयरेंस में या फिर किसी आइटम सॉन्ग में नजर आई हैं। आपको क्लियर कर दें कि गेस्ट अपीयरेंस वो होता है जिसमें कोई कलाकार कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखता है और कहानी में उसकी कोई खास भूमिका नहीं होती। हिंदी फिल्मों की बात करें तो वो सिर्फ 10 फिल्मों में ही दिखी हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ज्यादा लोग पहचाने इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अब उर्वशी रौतेला ने ऐसा कुछ कहा है जिससे उन्हें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ी जगह मिल रही है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ में उनका एक मंदिर है जिसका नाम है उर्वशी मंदिर। इस मंदिर में उनकी पूजा होती है। वो चाहती हैं कि उनका ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में भी बने। उनके इसी बयान पर विवाद है, इसीलिए आज उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लाना पड़ा। उर्वशी रौतेला को ये पता ही नहीं है ये उनका मंदिर नहीं है, बल्कि माता उर्वशी का मंदिर है,
जिनके नाम पर उनके माता पिता ने अपनी बेटी का नाम रखा होगा। इसीलिए हम उनके इस बड़बोले विचार को सही जगह पर लाने के लिए पाने का इस्तेमाल करेंगे। उर्वशी ने पहली बार ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, इसलिए उनके विचारों को टाइट करने के लिए पाना नंबर 1 का ही इस्तेमाल होगा। आगे वो इस तरह के बयान ना दें, इसलिए पिलास के जरिए इनके विचारों को सही आकार में लाकर छोड़ दिया जाएगा। सत्ता की वर्कशॉप शुरू करें उससे पहले सुनिए उर्वशी रौतेला ने शब्दशः क्या कहा था। उर्वशी रौतेला के लिए सत्ता की वर्कशॉप से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज, जानकारी ना हो तो बयान ना दें, सिर्फ मशहूर होने के लिए कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। दूसरा मैसेज, अपने बारे में कॉन्फिडेंस होना तो ठीक है, लेकिन गलतफहमी से उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। दरअसल उर्वशी रौतेला एक अभिनेत्री हैं। शायद उन्हें बद्रीनाथ मंदिर के पास मौजूद उर्वशी मंदिर का इतिहास नहीं पता होगा, इसीलिए उन्होंने अनजाने में या बड़बोलेपन में यह बयान दे दिया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सत्ता की वर्कशॉप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनका ज्ञानवर्धन करें। इसके लिए हमने जानकारों से बात की है। उर्वशी यानी उरु भाग गिरा उर्वशी, और ये उर्वशी मंदिर भगवती सती का है, भगवती दुर्गा के रूप में है, भगवती लक्ष्मी के रूप में है। हमें बड़ा दुख है, हम बड़ी पीड़ा में हैं जब से सुना कि उर्वशी रौतेला और बद्रीनाथ की भगवती उर्वशी उस मंदिर को अपना बता रही हैं। इस बात का हम घोर विरोध करते हैं। ये समाज के लिए गलत संदेश है। उर्वशी रौतेला द्वारा जो यह बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत उनके इस बयान की भर्त्सना करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। और सत्ता में अब बात करते हैं राणा सांगा पर हो रही हंगामेदार राजनीति की, जिसका सेंटर आगरा बना हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो राजनीतिक तापमान बढ़ गया। अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने रामजीलाल सुमन का हालचाल जाना। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया, कई तीखे आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने आगरा दौरे के दौरान 2 तस्वीरों की ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन को गले से लगाया था। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस तस्वीर में राजनीतिक संदेश और संकट भी छिपा है। वो ये है कि विरोध और विवाद के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने सांसद रामजीलाल सुमन के साथ है और ये मुद्दा आगे और भी बड़ा होने वाला है। दूसरी तस्वीर गदा गिफ्ट वाली है। जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गदा भेंट की थी। इस तस्वीर के संदेश को भी आप समझिए, कैसे राणा सांगा विवाद को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के जुबानी शोले की, जिसमें राणा सांगा पर विवादों वाली चिंगारियां हैं। अखिलेश यादव ने इस विवाद पर करणी सेना के प्रदर्शन का हवाला देते हुए सरकार पर आरोप लगाए। पुलिस के सामने बंदूकें, तलवारें लहराई गईं। अखिलेश ने कहा कि सांसद सुमन जी के घर तोड़फोड़ हुई, लोगों में डर का माहौल पैदा किया गया, हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग है, पीडीए को डराने की कोशिश की गई, लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में ताकत का प्रदर्शन किया गया। बाबा साहेब का संविधान हमारा रक्षक है। उन्होंने कहा कि आगरा में शक्ति प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोसाइटी और आसपास पुलिस और पीएसी के 800 जवान तैनात किए गए हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को आईडी कार्ड देखकर एंट्री दी जा रही है जिनके नाम सांसद की ओर से पुलिस को दिए गए हैं। ऐसे माहौल के बीच आज आगरा पहुंचकर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हवा दे दी। तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है।
लड़ाई ये विचारों की है, ये तोप तलवार की लड़ाई नहीं। जो सामंती व्यवस्था के पोषक लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों से समाजवादी पार्टी पीडीए की शक्ल में मजबूती के साथ लड़ रही है और ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। ये संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज दिया। रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर आगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए, इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। करनी सेना के परिवार के लोग तो उनके घर में घुस गए। समाजवादी पार्टी मुखिया के घर में घुस गए हैं, कैसे लड़ेंगे? उन्हीं के पीछे पे खेल रहे हैं ना। राणा सांगा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में खूब चर्चा है। इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, जिस पर अब हम सत्ता की एक सुपरफास्ट ऐतिहासिक कुंजी भी आपको दिखा देते हैं ताकि पूरा मामला आपको क्लियर हो जाए। राणा सांगा की गिनती मेवाड़ वंश के महान शासकों में होती है। राणा सांगा ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ की सीमाओं का खूब विस्तार किया, लेकिन असली विवाद इस बात को लेकर है कि क्या राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। बाबरनामा में जिक्र मिलता है कि सांगा के दूत बाबर के पास आए थे, जिन्होंने कहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी पर दिल्ली की तरफ से हमला करें और सांगा आगरा की तरफ से हमला करेंगे। बाबरनामा में लिखा है कि सांगा ने धोखा दिया और बाबर की मदद नहीं की। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसे गलत बताते हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर के पास दूत नहीं भेजे थे, बल्कि बाबर ही राणा सांगा की वीरता से प्रभावित था। वो राणा सांगा से मदद चाहता था। इस किताब के मुताबिक मेवाड़ राजघराने के पुरोहित हर दिन के घटनाक्रम का बुलेटिन लिखा करते थे। इतिहास में इस राजपूत वर्जन को प्रामाणिक माना जाता है। इसमें भी राणा सांगा के बाबर से मदद मांगने का कोई जिक्र नहीं मिलता। यानी इस विवाद को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। इन दावों को वर्तमान में हर पक्ष अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, इसका राजनीतिक दोहन कर रहा है। सत्ता में अब बात करते हैं उन सवालों की जिनकी चर्चा आज सियासी गलियारों में हर तरफ हो रही है। करण अर्जुन वाले उस फिल्मी डायलॉग की जो राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि वो आएंगे, वो साथ आएंगे। ठाकरे परिवार के करण अर्जुन आ रहे हैं। तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे इस राजनीतिक पिक्चर के किरदार कौन है, कैसे महाराष्ट्र में पिक्चर अगले कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हो रही है, जिनकी दूरियां 19 वर्ष के बाद खत्म होने वाली हैं। सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की नीति बदलने जा रही है? इन सवालों की चर्चा की वजह है राज ठाकरे की सियासी दोस्ती वाली रिक्वेस्ट और इसके जवाब में बिना वक्त गंवाए उद्धव ठाकरे का तुरंत स्वीकार करने वाला भाव। आप पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ फिर आने वाले संकेत दिए। राज ठाकरे से पूछा गया कि वो क्या उद्धव के साथ आ सकते हैं। इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच सियासी झगड़ा, मनमुटाव छोटी बात है। हमारे बीच मनमुटाव से बड़ा महाराष्ट्र का हित है। उद्धव के साथ आना रहना मुश्किल नहीं है। मराठी मानुष के अस्तित्व के सामने ये मनमुटाव कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए मतभेद बहुत छोटी बात है। महाराष्ट्र को लेकर लार्जर पिक्चर देखने की जरूरत है। राज ठाकरे के इस बयान के कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के हित के लिए सभी विवादों को किनारे रखने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष के लिए सियासी मतभेद कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं है। ये तय करना जरूरी है कि महाराष्ट्र और हिंदुत्व का हित होने वाला है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में सियासत के करण अर्जुन की कहानी को आप भी देखिए। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। त्याच वेळेला हे काळे कामगार कायदे आपण फेकून दिले असते कचऱ्याच्या टोपलीमध्ये।
पण तेव्हा पाठिंबा द्यायचा, आता विरोध करायचा, मग परत तडजोड करायची, हे असं नाही. महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत, त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा. एक सवाल तो ये भी है कि दोनों साथ क्यों आना चाह रहे हैं? ये जरूरी है या फिर कोई सियासी मजबूरी है? इसका अंदाजा पिछले वर्ष महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम से लगाते हैं. 2024 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कमजोर रहा. उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी को जहां सिर्फ 20 सीटें मिली थी, वहीं राज ठाकरे की एमएनएस का खाता तक नहीं खुल पाया था. ठाकरे परिवार को फ्लैशबैक वाली तस्वीरों और कहानी से समझिए. राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं. उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे हैं. पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का विवाद 27 नवंबर 2005 को सामने आया था, जब राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी थी. राज के समर्थकों ने शिवसेना पर आरोप लगाए थे. ये शुरुआत थी. ये विवाद बढ़ता गया. 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ऐलान कर दिया. अब जब फिर से दोस्ती की बात हो रही है तो नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए. उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा. लेकिन एक ही बात जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना. यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे. राजसाहेबांना त्यांच्या पक्षाची भूमिका व्यक्त करणे, मांडणे, त्यांना युती कुणाशी करायची आहे कुणाशी नाही हे सर्व अधिकार त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असतात. त्यामुळे राजसाहेबांना जर असं वाटतं की त्यांनी उद्धव साहेबांची युती केली पाहिजे. सत्ता में अब बात बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की. इस घटना को हुए 1 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हिंसा के पीड़ितों का दर्द और डर अब भी महसूस किया जा सकता है. आज इस मुद्दे से जुड़े 2 जरूरी अपडेट हम अपने न्यूज मित्रों को देंगे. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुर्शिदाबाद. वो हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से भी मिले. वहीं हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए. पहले राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर बंगाल में सियासी हलचल है, क्योंकि वो सरकार के मना करने के बाद भी मुर्शिदाबाद पहुंचे थे. इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोगों की बेबसी, आंसू और दर्द साफ दिखा. पलायन के लिए मजबूर हुए कुछ लोग राज्यपाल के पैरों में गिर गए. कई महिलाएं राज्यपाल के सामने रोती बिलखती नजर आईं. कई लोगों ने राज्यपाल से कहा कि यहाँ हालात बांग्लादेश जैसे हो गए हैं, ऐसे में किसी भी तरह हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए. कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग वाले पोस्टर भी लहराए. लोगों ने कहा कि इलाके में बीएसएफ की स्थायी तैनाती की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जाने के बाद एक बार फिर से हमले का डर है. मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए से कराने और हत्यारों को फांसी देने की मांग भी की गई. राज्यपाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि लोग खुलकर अपनी बात कहें, इसीलिए हिंसा के पीड़ितों को अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, ताकि वो बाद में भी अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से मिलकर जमीनी हकीकत देख ली है. इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दोषियों पर सख्त एक्शन होगा. हालांकि राज्यपाल के इस दौरे को टीएमसी राजनीतिक बता रही है. टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का कहना है कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. इस बयानबाजी के बीच मुर्शिदाबाद में फिलहाल शांति है, लेकिन लोग डर के साए में हैं. टीवी 9 भारतवर्ष ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया. वहां कई घर ऐसे मिले जहां से परिवार पलायन कर चुके हैं और लूटपाट के बाद उनके घरों को जला दिया गया है. जो डेवलपमेंट वहाँ हुआ था वो बहुत दुख की बात है. मैंने वहाँ गया फील्ड में जाने के लिए और अफेक्टेड पार्टी से उनका क्या फीलिंग्स है, उनका क्या एक्सपीरियंस है,
उनका का सजेशन से वो खुद मालूमने के लिए वहाँ गया. What I saw was very shocking. You know, violence, unchecked violence. One section of society is trying to establish its dominance on another section in the same villages through force and intimidation. मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी थी वो दहशत की कुछ छवि आपको दिखाना चाहते हैं. देखिए, हिंदू परिवार है, कृष्ण और राधा की यहाँ पे फोटो है और उस घर की हालत आप देखिए. ये घर में अभी कोई नहीं है, सब भाग चुके हैं. घर में कैसे तोड़फोड़ किया गया. বিএসএফ ক্যাম্প চাই আমরা, আমাদের জীবন বাঁচাতে, আমাদের বউ বাচ্চাদের বাঁচাতে আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই, কারণ পুলিশের উপরে আমাদের কোনো ভরসা নাই. বিএসএফ ক্যাম্প এবং সিবিআই তদন্ত চাই, যে হিংসাটা হয়েছে সেটা সিবিআই তদন্ত চাই আমরা. आप देख सकते हैं उनके घर में जो पथराव हुए थे उनका निशान अभी भी यहाँ पे है. और आप देखिए दरवाज़ा क्या हालत है और कैसे ये तोड़ा गया था. जो ईंट पत्थर सब कुछ थे वो यहाँ पे अभी भी है. हम लोग यहाँ पे ये डिमांड करते हैं कि दोषी को सजा मिले और वी वांट ए परमानेंट बीएसएफ कैंप. आप लोग डरे हुए हैं? अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि उधर से अभी भी कोई लोग बोल रहे हैं कि अगर बीएसएफ चले जाएंगे तो फिर से अटैक होगा. तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी विवाद अब बढ़ता जा रहा है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. ऐसे में आप किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं. निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं. भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है. इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है. उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे. इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है. सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ. सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है. और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है. उसको बंद कर देना. अब आपको मुंबई से आई विरोध की एक तस्वीर दिखाते हैं. मुंबई के विलेपार्ले में 30 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को तोड़े जाने का विरोध हो रहा है. बीएमसी की कार्रवाई के बाद जैन समुदाय गुस्से में है. मंदिर तोड़ने के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. ये लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था मंदिर तोड़ा है, हौसला नहीं. जैन समुदाय के लोग अब इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं. समाज की मांग ये है कि जिस तरह से जो मंदिर तोड़ा गया उसी जगह पर मंदिर वापस बनवाया जाए. अब देखिए इस पूरी कहानी की अगर हम बात करें तो जहां पर जिस वक्त में मौजूद हुई है वही मंदिर का परिसर जिसे 17 तारीख की सुबह को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया. जैन समाज के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर मंदिर था उसे वापस दोबारा वही बनाया जाए. तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन भी जो है वो करेंगे. तस्वीरों में आप देखिए तमाम जो जैन समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ इस वक्त पहुँचे हुए हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए दिखाई दे रहे हैं. और ये मांग कर रहे हैं कि जिसके आदेश पर, जिसके कहने पर, जिसकी शिकायत पर जो मंदिर तोड़ा गया है उसके बाद अब मंदिर को दोबारा बनाया जाए क्योंकि आस्था का विषय है. ऐसा कौन सा कानून है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च को तोड़ा गया है? बिना अनलीगल से कोई मंदिर खड़ा करेगा क्या? आप ही खुद सोचिए ना. टीएमसी कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी सबको हमने हाथ जोड़े, पैर पड़े, रोए, गिड़गिड़ाए. हमने बहुत याचना की उनकी 1 घंटे तक. मंदिर मत तोड़ो, मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है. ये मंदिर नहीं, हमारे प्राण है, हमारे भगवान विराजमान है, हमारे प्राण है. आप मत तोड़ो. उन्होंने नहीं मानी